अपने पिता को एक गैराज में मैकेनिक का काम करते हुए देख ललित के होश ही उड़ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी ने कहा था कि उसके पिता ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन वह गैराज में मैकेनिक का काम कर रहे थे। यह राज जब उसे पता चला तो उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अपने पिता को लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से सवाल जवाब करने लगा और उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तो दोस्तों, ललित अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए क्या प्लान बनाया जानते हैं। ललित सुबह का गया, शाम को घर आता है, मगर 2 दिन से अपने पिता को घर में नहीं देखा था। उसके सुबह उठने से पहले ही वे निकल जाते थे और रात को भी देर से ही आते थे। एक दिन उसने अपनी पत्नी पायल से पूछा, पायल, मैंने 2 दिनों से पापा को नहीं देखा है, कहाँ रहते हैं आजकल? तुमने बताया था कि मन न लगने के कारण वह ट्यूशन पढ़ाने लगे हैं और शाम को ही वापस आते हैं, मगर मुझे तो वह शाम को भी नहीं मिलते। मेरे सोने के बाद ही घर आते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से उनसे मेरी कोई बात भी नहीं हो पा रही है। ऐसे कौन सी ट्यूशन पढ़ाने लगे हैं जिससे देर हो जाती है? खाना कहाँ खाते हैं, कहीं बीमार ना हो जाएं। तुम जानती हो ना पायल, उनको बाहर का खाना हजम नहीं होता। जरा उनका ख्याल रखा करो। माँ भी तो हमेशा उनका कितना ख्याल रखती थी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? ललित ने पायल से कहा तो वह चिल्लाने लगी, एक तुम्हारा ही बाप बूढ़ा नहीं हुआ है, सब एक दिन ऐसे ही हो जाते हैं। तुम्हारे पापा दिन भर घर बैठकर हमें परेशान करते थे। बच्चों को अपने साथ खेलने के लिए कहते थे, बच्चे तंग हो जाते थे। वैसे भी आप ही तो कहते थे आपके बाबूजी इंजीनियर थे। जब घर में सोनू और मोनू को फिजिक्स और मैथ पढ़ाते थे तो इसलिए मैंने ही उन्हें ट्यूशन की सलाह दे दी, मगर आपके पापा ट्यूशन पढ़ाने के बाद कहाँ क्या करने जाते हैं यह मुझे कैसे पता? जब तुम्हें मिले तो खुद ही पूछ लेना। अब मुझे परेशान मत करो, चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। इतना कहकर पायल रसोई में खाना लगाने चली गई। ललित रात को देर तक जागता रहा, इस उम्मीद से कि आज पापा से मुलाकात होगी तो पूछूंगा कि वह इतनी देर से क्यों आते हैं, जाने किस हाल में हैं। अगले दिन उसके पिता अरविंद जी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण वह काम पर नहीं गए थे। ललित ने जब उन्हें घर में देखा तो हैरान होकर बोला, पापा, आपके कपड़ों पर यह कालिग और ग्रीस कैसे लगी है? कहीं गिर गए थे क्या? आप तो ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं, फिर इतने गंदे कपड़े कैसे हो गए? ललित उनका शरीर टटोलते हुए बोला, किसी कार से टक्कर खाई क्या? कहीं चोट तो नहीं लगी पापा? अब आप कहीं नहीं जाएंगे, मन लगाना है तो पार्क में जाइए, वहाँ आपकी उम्र के लोग मिलेंगे, मन लगेगा। अरविंद जी अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, जानता हूँ तुमको मेरी चिंता है, और यह तुमसे किसने कह दिया कि मैं ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ? तभी वहाँ पायल आ गई। जैसे ही वह सामने आई, अरविंद जी सब समझ गए और बोले, बेटा, सुबह ही जिंदगी का ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ, और यह कालिग और ग्रीस यह तो जीवन का एक पाठ है। तो मेरी चिंता मत करो, आज थोड़ा आराम कर लूँ, फिर
कल से काम पर जाऊंगा। ललित पिता की बातों को सच मानकर बाजार चला गया। तभी पायल अरविंद जी से बोली, पापा जी आप समझदार तो हैं, अच्छा किया जो आपने अपने काम के बारे में नहीं बताया। अगर आप चाहते हैं कि ललित को पैसे का सहारा मिले तो उसके लिए आपको भी हाथ बटाना पड़ेगा, वरना घर की जिम्मेदारी उठाते उठाते आपका बेटा आपके जैसा दिखने लगेगा। बल्कि आप जहाँ काम करते हैं वहीं रह भी लीजिए, बार बार आने जाने में जो खर्चा होता है उसी से वहाँ खाना खा लिया कीजिए, और वैसे भी महीने का जितना भी पैसा होता है वह तो मेरे पास आ ही जाता है। अरविंद जी बोले, बहू थोड़ा तो भगवान से डरो, मुझे इतना भी मत सताओ। जो काम तुम मुझसे करवा रही हो, सोचा है कभी जब ललित को पता चलेगा तो उसे कैसा महसूस होगा? पायल बोली, उन्हें सब पता है, बस आपके सामने जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, इसीलिए वे आपसे ट्यूशन की बात कर रहे थे। अरविंद जी बोले, नहीं नहीं, मेरा ललित ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे मेरे संस्कारों पर भरोसा है। तुम ही झूठ बोल रही हो। याद रखो बहू, जिस दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा तुम किसी से नज़रें नहीं मिला पाओगी। मुझे पता है कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, पर मैं यह नहीं चाहता कि तुम्हारे पापा की परछाई उस पर आए और उसे किसी दुख का सामना करना पड़े। पायल बोली, इतना दिमाग मत लगाइए और मैं जो कह रही हूँ चुपचाप से उतना कीजिए। आज जब ललित ऑफिस से आए तो उन्हें कह देना कि मुझे रोज़ रोज़ आने जाने में दिक्कत हो रही है और यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए अब से मैं वहीं रहूँगा और रविवार के दिन तुम लोगों से मिलने आऊँगा। वह आपको रोकने की बहुत कोशिश भी करेंगे, मगर आप नहीं रुकेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगी कि आपका बेटा मुझे परेशान करता है। फिर सोचिए, आपका बेटा जेल की हवा खाएगा। क्या आप चाहते हैं मैं ऐसा करूं? अरविंद जी ललित की इस धमकी से डर कर थर थर कांपने लगे और बोले, नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना। मेरे बेटे ने या मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? पायल ने कहा, मुझे आपकी शक्ल इस घर में नहीं चाहिए। अरविंद जी ने रोते हुए कहा, मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, फिर तुम मुझे इस घर से क्यों निकालना चाहती हो? तुमने जो मुझे काम दिया मैं वह काम तो कर रहा हूँ। अब तुम चाहती हो मैं अपने बेटे से भी दूर हो जाऊँ? इस घर में मेरी पत्नी रेखा की यादें हैं। कम से कम रात में उनकी यादों के सहारे अपने दर्द को भूलकर सो जाता हूँ। वहाँ किसका मुँह देखूँगा? कहते कहते वह रोने लगे। पायल बोली, मुझे एक अच्छी सोसाइटी में घर लेना है और उस घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है। अगर बचत नहीं करूँगी तो अपने बेटे बेटी को विदेश पढ़ाने के लिए कैसे भेजूँगी? वो देखिए ललित आ रहे हैं। चुपचाप जितना बोली हूँ उतना कीजिए, वरना। अरविंद जी बोले, नहीं नहीं बहू, मैं करूँगा, सब करूँगा। कहते हुए अरविंद जी रोने लगे और जैसे ही बेटा सामने आया अपने आंसू छुपाते हुए बोले, बेटा ललित यहाँ बैठो, तुमसे कुछ बात करना है। ललित पास बैठते हुए बोला, हाँ हाँ पिताजी कहिए ना। अरविंद जी ने पायल वाली पूरी बात बेटे के सामने रख दी। ललित बोला, नहीं नहीं, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं?
एक तो ऐसे ही मैं आपको दिन भर में एक बार देखता हूँ, अब आप यहाँ से दूर जाने की बात कर रहे हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे। पायल दूर से खड़ी उन्हें आंखें दिखा रही थी। जैसे ही ललित ने पायल की तरफ देखा तो पायल बोली, हाँ हाँ पापा, ललित जी ठीक ही तो कह रहे हैं। आप जाना क्यों चाहते हैं? अरविंद जी पायल की तरफ देखने लगे और सोचने लगे, ईश्वर ने कैसी मिट्टी से इसको बनाया है, जरा भी भगवान का डर नहीं है। फिर भी अरविंद जी बेटे के लिए खामोश रहे और बोले, बेटा बस थोड़े दिनों की ही तो बात है, काम खत्म करके जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चलो आज साथ बैठकर खाना खाते हैं, बहुत दिन हो गए, फिर न जाने कब मौका मिले। इतना कहकर वह बेटे के साथ खाना खाने बैठ गए। अगले दिन अरविंद जी सुबह ही जल्दी से अपना सामान समेटा और पायल से विनती की कि एक बार अपने बेटे को देख लूं। पायल बोली, नहीं, ऐसे ही चले जाइए, अगर ललित जाते हुए देख लेगा तो आपको जाने नहीं देगा, और यह पकड़िए 100 रुपये बस का किराया है। अब जो रोज़ आने जाने में खर्च करते हैं उससे खाना खा लेना। अब आप जाइए यहाँ से, वरना ललित आ जाएगा। इतना कहते हुए पायल ने अरविंद जी को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और वे रोते हुए वहाँ से निकल गए। समय बीतने लगा। ललित हर रोज़ पिताजी को याद करता और उनका पता पूछता तो पायल कह देती कि उन्होंने तो मुझे पता ही नहीं बताया है। ललित हर रोज़ सोचता कि आज न कल पिता लौट आएंगे। समय बीतता गया और ललित भी काम में व्यस्त हो गया। इधर अरविंद जी अपने काम में लगे रहते। उम्र काम करने की तो नहीं थी, फिर भी पेट और बेटे के लिए क्या कुछ नहीं करते। कुछ महीने बाद ललित अपने मित्र नकुल के साथ दूसरे शहर के लिए निकला। रास्ते में हाईवे पर उनकी गाड़ी बंद हो गई। नकुल बोला, ललित इधर थोड़ा आगे जाकर एक चाय की दुकान है और उससे लगा हुआ एक गैराज भी है, तुम चाय के लिए बोलो, मैं गाड़ी ठीक करवा कर लाता हूँ। इतना कहकर नकुल गैरेज में पहुँचा और गाड़ी ठीक करने के लिए बोल दिया और दोनों दोस्त साथ बैठकर चाय पीने लगे। कुछ देर बाद नकुल ने कहा, यार ललित तुम बैठो, मैं जरा गाड़ी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वह गैराज की तरफ चला गया। अचानक से ललित को शोर सुनाई दिया। नकुल की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर ललित जल्दी से उठकर बाहर में लगी गैराज में पहुंचा। देखा नकुल बुजुर्ग मैकेनिक के गिरेबान पकड़कर थप्पड़ मार रहा था। नकुल कह रहा था, अबे बुढ़े, तुझे किसने इस गैराज में काम पर रखा? अपनी औकात देख, उम्र देख, अपने आप को इंजीनियर समझता है क्या? किसने कहा था तुम्हें मेरी गाड़ी को खोलने को? बोल, तुझे पता है कि इसकी कीमत क्या है? तुझे क्या, तेरे पूरे खानदान को भी बेच दूंगा तो भी इस गाड़ी के पैसे नहीं चुका पाएगा। कहाँ गया इस गैराज का मालिक? कैसे कैसे लोगों को काम पर रख लेते हो? नकुल जोर जोर से मालिक को आवाज़ लगाने लगा। ललित भीड़ के पीछे से खड़ा देख रहा था। गैराज का मालिक बोला, अरे साहब, आप चिंता क्यों करते हैं? गाड़ी को कुछ नहीं होगा। इनकी उम्र भले ही ज़्यादा है, मगर इन्हें जानकारी बहुत है। अगर इन्होंने गाड़ी का यह पार्ट खोला है, इसका मतलब है इन्हें कुछ तो दिखा होगा। आप जानते नहीं, यह इंजीनियर थे।
आप चिंता मत कीजिए, आपकी गाड़ी आपको सही सलामत मिलेगी। कुछ तो मजबूरी रही होगी, तभी इस उम्र में काम कर रहे हैं, वरना इस उम्र में तो लोग तीर्थ यात्रा करके आराम करके जीवन बिताते हैं, अपने बेटे के सहारे जीते हैं। मगर इनका बेटा अगर बेपरवाह है तो हम पराए लोग कुछ तो इंसानियत दिखा ही सकते हैं। अरविंद जी नकुल से बोले, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे पूछा नहीं, पर आपकी गाड़ी इतनी गर्म हो चुकी थी कि अगर मैं इसका यह पुर्जा नहीं खोलता तो यहाँ से जाने के बाद बीच रास्ते में ही बंद पड़ जाती, और आगे घना जंगल है, वहाँ आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलता। बस यही सोचकर नकुल बोला, मुझे बेटा कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तुझे मैं अपने यहाँ चौकीदार तक न रखूं और तू मेरा बाप बनने चला है, चल हट। इतना कहकर नकुल ने अरविंद जी को धक्का मारा। अरविंद जी लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाले थे कि अचानक किसी ने मजबूत हाथों ने उन्हें सहारा दिया। जैसे ही अरविंद जी अपना सर उठाकर देखा तो हैरान रह गए। सामने ललित खड़ा था। पापा, आप यहाँ इस हालत में? ललित ने उन्हें तुरंत गले से लगा लिया, उनके पैर छूकर बोला, नकुल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे पिता पर हाथ उठाओ। इतना कहते हुए ललित ने उसे जोर का चाटा लगाया और बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बुजुर्ग इंसान से तुम इस तरह से बात करते हो? नकुल हैरानी से बोला, यह तुम्हारे पिता हैं? तुम तो कहते थे तुम्हारे पिता बहुत विद्वान थे और वे किसी कोचिंग सेंटर और ट्यूशन पढ़ाने के लिए दूसरे शहर गए हैं। ललित ने अपने पिता को सहारा दिया और कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलाया और बोला, पापा आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? इस तरह घर से क्यों चले आए? आखिर आप इस तरह इस जगह ऐसी नौकरी क्यों कर रहे हैं? क्या मैंने आपकी सेवा में कोई कमी छोड़ी? किसने आपको ऐसा करने पर मजबूर किया, बताइए। अरविंद जी रोने लगे और ललित उनके आंसू पोंछने लगा। आसपास खड़े सभी लोग बाप बेटे को देख रहे थे। अरविंद जी बोले, बेटा भगवान किसी पिता को ऐसे दिन ना दिखाए, लेकिन शायद मेरी किस्मत में यह सब देखना ही लिखा था। ललित बोला, मुझे सब कुछ बताइए, आखिर यह सब क्यों हुआ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आखिर क्या मजबूरी थी? अरविंद जी उस दिन को याद करने लगे और बोले, बेटा याद है तुम्हें तुम्हारी माँ के मरने के बाद जब 6 महीने बाद तू मुझे अपने साथ शहर लेकर आया? कुछ रोज़ बाद ही बहू को मेरा वहाँ रहना और तुम्हारा मेरी चिंता करना खटकने लगा था। इतना कहकर उन्होंने अपनी सारी बात बताई। एक रोज़ अरविंद जी को बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। सुबह से कुछ नहीं खाया था। अंदर दोनों पोते खाना खा रहे थे। बहू को कई बार खाने के लिए उन्होंने आवाज़ लगाई, मगर कोई जवाब नहीं मिला और ना ही पायल अंदर से खाना लेकर आई। 3 घंटा होने को आए। सुबह के 2 ब्रेड चाय पिए थे। 65 वर्षीय अरविंद जी की भूख और जोरों से बढ़ गई थी। बाकी दिन तो सुबह बच्चों और ललित के लिए जब नाश्ता बनता था तो उन्हें भी साथ ही एक रोटी मिल जाया करती थी, पर आज रविवार था और खाना देर से बनता था। बच्चे अपने पसंद की पास्ता सैंडविच मंगाते
तो उन्हें मिल जाता, मगर घर के बूढ़े को एक रोटी तक नहीं पूछते थे। बेचारे सुबह से नहा धोकर खाने की राह देखते रहते थे। कुछ दिन पायल ने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का उन्हें काम लाकर दे दिया। जब तक वह ट्यूशन पढ़ाते तब तक उन्हें चाय पानी मिलती, और जिस महीने एक भी बच्चा ट्यूशन छोड़ देता, अरविंद जी की एक रोटी कम कर दी जाती थी। हर महीने लगभग यही होता था। एक दिन जब अरविंद जी को भूख सहन नहीं हुई तो खुद ही उठे, रसोई घर में खांसते हुए चले गए। पायल ने अपने सर पर घूंघट बढ़ा लिया। अरविंद जी ने हॉट केस में 2 रोटी और सब्जी ली और दही ढूंढने लगे, मगर उन्हें दही नहीं मिल रही थी। पायल उनको गुस्से भरी नज़रों से घूंघट में ही देख रही थी। अरविंद जी चबूतरे पर खटिया डालकर पूरा दिन बाहर बैठते, फिर शाम को ललित के आने से पहले ही घर के अंदर आने दिया जाता था। बेटा सुबह का दफ्तर गया, रात में ही आता। उसका थका हुआ चेहरा देखने को खटिया पर ही लेटे रहते थे, यह सोचकर कि एक बार ललित का चेहरा देख लूं, फिर सो जाऊंगा। ललित जब बच्चों के लिए कुछ लेकर आता था तो अपने पिताजी को भी प्लेट में निकालकर दे देता था, चाहे वह एक चॉकलेट ही क्यों ना हो। अरविंद जी बड़े मन से चॉकलेट खाकर बेटे से आराम करने को बोल देते। पिता को बिना दांत के चॉकलेट चबाते हुए देख ललित को भी बहुत सुकून मिलता था। वह उनमें अपना बचपन देख रहा था। सही भी तो है, बच्चा बूढ़ा एक समान होता है, पर यह सब पायल की आंखों को चुभ रहा था। एक रोज़ अरविंद जी ने हाथों से अपनी थाली उठाई कि उनका ध्यान फ्रिज की तरफ गया, तो थाली को एक किनारे रखकर उन्होंने फ्रिज खोला। उसमें दही रखा देखा। अरविंद जी का दही खाने का मन मचलने लगा। जैसे उन्होंने दही लेने के लिए छोटी सी कटोरी उठाई, पायल बोली, खबरदार जो दही को हाथ भी लगाया तो। बेटा बोलता है कि खांसी है और इनकी जीभ से लार टपक रही है, और इस उम्र में दही खाकर कौन सा 2-4 साल ज़्यादा जी लेंगे, और जिएंगे तो हमारे लिए ही मुसीबत बढ़ाओगे। चुपचाप से अपनी थाली लेकर बरामदे में चले जाओ और जाओ ट्यूशन पढ़ाने, वरना जो 2 रोटी मिल रही हैं वह भी कम हो जाएंगी। पायल की इतनी कड़वी बातें अरविंद जी की आंखों में पानी ला देती हैं। बेचारे अरविंद जी चुपचाप अपनी थाली लेकर बाहर निकल आए और खटिया पर आकर अपनी पत्नी को याद करने लगे कि कैसे उन्हें थाली में सजाकर खाना परोस कर देती थी। जब तक खाना नहीं खा लेते थे वहीं बैठी रहती थी। उन्हें खाते देखकर रेखा जी को कितना सुकून मिलता था। आज हर कोई घर के अंदर खा रहा था और घर का मालिक घर के बाहर सूखी रोटी और दाल खा रहा था, मानो उसे वह कुत्ता ही समझ रहे हैं जो घर की देखभाल के लिए एक रोटी उसके सामने फेंक दी जाती है। अचानक से गैराज के मालिक की आवाज़ पर अरविंद जी अपनी दर्द भरी यादों से बाहर आए। अरविंद जी, आपने कभी बताया नहीं कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, और जिस औरत ने हमसे आपके काम की बात की थी, क्या वह आपकी बहू है? भगवान किसी पिता को ऐसे दिन न दिखाए, और कोई औरत इतनी नीच कैसे हो सकती है?
हे भगवान, उसने तो अपने साथ मुझे भी इस पाप का भागीदार बना दिया। नहीं नहीं, अब आप यहाँ नहीं रह सकते। अगर आपके बेटे बहू आपको नहीं रखते तो आप मेरे साथ चलिए। ललित बोला, नहीं, यह मेरे पिताजी हैं और यह अब कहीं नहीं जाएंगे। इज्जत के साथ अपने घर पर रहेंगे। वहीं खड़ा नकुल भी उनसे माफ़ी मांगता रहा और बोला, अंकल जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि आप ललित के पिता हैं। अरविंद जी बोले, बेटा, मैं तुम्हारे दोस्त का पिता हूँ, यह सोचकर तुम मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। अगर मेरी जगह कोई और इंसान होता तो क्या तुम उस पर हाथ उठा देते? बेटा, कुछ नहीं तो अपने माता पिता के सिखाए गए संस्कारों को तो याद रखो। मैं रहूं या कोई और रहे, बुजुर्ग किसी न किसी का तो बाप होता है। मेरा बेटा मेरी इस हालत के बारे में जानता ही नहीं था। इतना कहकर अरविंद जी अपने बेटे का हाथ थाम कर घर की ओर चले गए। पिता को बाहर कुर्सी पर बैठाकर ललित सीधा घर के अंदर गया और बोला, पायल, बहुत दिन हो गए पापा की अब तक कोई खबर नहीं आई है। काम तो तुम्हारे कहने पर ही मिला था, तो फ़ोन करके पता करो कि आखिर कई महीनों से बाबूजी घर क्यों नहीं लौटे हैं, नहीं तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। पायल बोली, आपके कहने से पहले ही मैंने कल फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि पापा जी जिसे पढ़ा रहे थे वह अब की उन्हें अपने साथ विदेश ले गया और आप अपने पापा जी को देखिए कि हमें कुछ बताते भी नहीं और उस आदमी के साथ विदेश चले गए। यह कहकर कि उनके बच्चों को पढ़ाएंगे और अपना बुढ़ापा आराम से विदेश में जिएंगे। आपने सोचा था कि आपके पिताजी कभी आपके साथ ऐसा धोखा करेंगे? छी छी, कैसे हैं आपके पापा जी? तभी पायल के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और उसका सर चकरा गया। वहीं पर नकुल बोला, भाभी जी, कुछ तो शर्म करो, कितना झूठ बोलती हो। यार ललित, अपने घर की बात तुम खुद ही संभालो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह चला गया। पायल कुछ समझती और पूछती, इतनी देर में दूसरा थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और ललित बोला, पायल, तुम जैसी बेशर्म औरत नहीं देखी मैंने। तुमने मेरे पापा को ऐसे काम पर लगाया। बेशर्म औरत, जो मेरा बाप अपने ज़माने में इंजीनियर था, उसे तुमने गैराज में मैकेनिक बना दिया और मुझसे झूठ पर झूठ कहती रही और तुमने उन्हें इतना डरा दिया कि तुम उन्हें मुझसे मिलने नहीं दोगी और मुझे जेल भिजवा दोगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जेल कौन जाएगा, रुको तुम। इतना कहकर ललित ने फ़ोन निकालकर और पहले पायल के माँ बाप को फ़ोन करके बुलवाया और बोला, अब मैं पुलिस को फ़ोन करूँगा और सब कुछ बताऊँगा कि तुमने मेरे पिता के साथ क्या क्या किया है। पायल रोने लगी, ललित से माफ़ी मांगने लगी। तभी बाहर से किसी कदमों की आहट आई तो पायल ने मुड़कर देखा। सामने अरविंद जी को देख पायल की आंखें फटी की फटी रह गई। वह सब समझ गई कि अब ललित से कुछ छुपा नहीं है। उसने अरविंद जी के पैर पकड़ लिए
और बोली, पापा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है आपके साथ, बल्कि माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ। आप इन्हें समझाइए, मुझे जेल ना भेजें। मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरविंद जी ने ललित को रोक कर कहा, बेटा जो होना था हो गया, परंतु अपने बच्चों के बारे में सोचो। ललित ने कहा, आपने भी तो मेरे लिए इतना किया, पर बदले में मेरी पत्नी ने आपके साथ क्या किया? अब तो मुझे अपने बच्चों से भी कोई उम्मीद नहीं है। तभी पायल के मायके वाले आए और पहुँचे और उनके सामने सारी बात खुली तो पायल के माता पिता बहुत शर्मिंदा हुए। उस पर चिल्लाने लगे कि तुमने तो हमारे संस्कारों को धूल में मिला दिया। हमारी बेटी होकर तुम इतनी लालची कैसे हो गई कि इस उम्र दराज पिता को उसके बेटे से दूर कर दिया और उसे ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। पायल को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था कि उसने यह सब करके अपनी ही गृहस्थी खराब कर ली है। पिता के कहने पर ललित ने पायल को माफ़ तो कर दिया, पर कहा कि अब से तुम दूसरे कमरे में रहोगी, अपना सामान ले जाओ। पापा जी ने तो अपने बड़प्पन में तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता। अब तू मेरी पत्नी होने का अधिकार खो चुकी हो। अब एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर पायल सबके लिए अनजान हो गई थी। अरविंद जी उसके लिए बिल्कुल भी नहीं बदले। आज भी वह बहू ही कहकर पुकारते थे और उतनी ही इज्जत दे रहे थे। एक रोज़ पायल ने थाली में अच्छे से खाना सजाकर उनको दिया तो अरविंद जी थाली को देखकर बोले, देख ललित, आज तो मेरी बहू ने 56 भोग समान थाली सजा कर दी है। अरे इसमें तो दही भी है। आज तो मन प्रसन्न हो गया, आज खाना खाकर आनंद आ जाएगा। वहीं दरवाजे पर खड़ी पायल मन ही मन सोची, खाना तो रोज़ यही बनता था, मगर मैंने ही इनको इस सब से दूर रखा था। पापा जी आज यह खाना देखकर बच्चों के समान लग रहे हैं कि सच में बूढ़े और बच्चे एक जैसे होते हैं। इसलिए अब इनके लिए सबसे पहले थाली लगाऊंगी, जो बड़े होने के नाते इनका हक भी है। मैं तो यह भूल ही गई थी कि घर में एक और बच्चा है जो पैर तो नहीं पटकता, पर भूख तो उसे भी लगती ही होगी। मैंने अपने बच्चों को देखा, पर जिसने अपना बच्चा पाल पोस कर मुझे दिया, मैंने उसका ख्याल क्यों नहीं किया। सोचते सोचते पायल की आँखों से पछतावे और ग्लानि के आंसू बहने लगे। अगले दिन से रोज़ बिना मांगे छौंक लगाकर रायता अरविंद जी को उनकी थाली में दिया जाने लगा। वे खुश होकर अपने दोनों हाथ बहू के सर पर रख देते और कहते, जुग जुग जियो, तुम्हारी जैसी बहू हर किसी को मिले, सदा खुश रहो। यह सुनकर पायल की आँखों में आंसू आ जाते हैं, जो ललित से भी छुपे नहीं थे। आखिर जब आत्मा तृप्त होगी तो आशीर्वाद तो अपने आप ही मिल जाएगा। अब खाना भी अरविंद जी को उनके बोलने से पहले ही परोस दिया जाता था। अरविंद जी चाहें भले ही अपनी बहू को माफ़ कर दिया आपने किया है, लेकिन ललित अपनी पत्नी को माफ़ करने के लिए
तैयार ही नहीं था। अरविंद जी के लाख समझाने के बाद भी वह नहीं माना, लेकिन पायल फिर भी अपने ससुर की तन मन से सेवा में लगी रही। यह सब देखकर कुछ समय बाद ललित का भी दिल पसीज गया और उसने भी पायल को माफ़ कर दिया और यह हिदायत देता है कि आगे से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो दोस्तों, ललित ने अपने पिता के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।